हेलो। It was unmute. ओके, आवाज आ रही है सर? So shall we start now? यस सर, यस सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ महिलाएं माताएं भी यहाँ पे जॉइंट है, स्टूडेंट्स करके है। तो ये जो चिल्ड्रन के लिए क्या काउंसलिंग है, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का है। तो आप सभी अटेंडेंस अपने अच्छी तरीके से रखना, और अटेंटिव मोड में अपनी पेन और कॉपी साथ में लिख करके उसके पॉइंट्स नोट डाउन करना। सर आप चालू कर सकते हैं। So Unit 5, Counseling for Children, Adolescents, Adults and Elders. So इसमें भी दो टॉपिक है, काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स एंड फॉर एडल्ट्स एंड एल्डर्स। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स में चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, फियर, एडिक्शन, डिप्रेशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, सेकंड टॉपिक। थर्ड, सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। फोर्थ, एडजस्टमेंट रिएक्शन टू स्कूल। फिर एडल्ट्स एंड एल्डर्स में काउंसलिंग पेशेंट्स इन क्रिटिकल केयर, एंजाइटी, फियर, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, टेंशंस। एडिक्शन का एक है, सुसाइडल अटेम्प्ट का एक है। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है। अभी आपने मेडिटेशन भी कर रहा था ना, ज्योति बिंदु बोल के। तो कितने लोग समझते हैं मैं एक कॉन्शियसनेस, पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस हूँ? ऐसा कितने लोगों को लग रहा है, बिलीफ है या फेथ है या अनुभव है, मैं एक पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस हूँ? कितने लोग का अनुभव है? यस लिख सकते हैं, अदरवाइज नो लिख सकते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि ये बेसिक है, आप कितना भी काउंसलिंग करेंगे ना, ये आपको समझ आ जाता है, मैं ये शरीर नहीं है, आई एम ए पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, और मैं उस ध्यान से हर चीज कर रहा हूँ, उस ध्यान का मैं ही ध्यान करता हूँ। जब ये एक चीज आप, जो भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, उसको एक दिन में नहीं, आप धीरे धीरे एक एक बात करते करते एटलीस्ट 5-6 सेशन के बाद उसको ये अनुभव करा लिया, माना उनका सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्योंकि एडल्ट डिसऑर्डर हो, बच्चों का चिल्ड्रन डिसऑर्डर हो, इसका मेन कारण क्या होता है? रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी। अब मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, मैं क्या हूँ? ये एडोलेसेंट का बहुत बड़ा प्रश्न है, और वो अडल्ट तक पहुंचता है। अडल्ट होने के बाद भी वो प्रश्न है ना, परेशान करता है। कभी सोचते हैं मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, फिर रोल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं। और साइकोलॉजी में भी ये आइडेंटिटी का बहुत है ना, एक इम्पोर्टेंट चीज है। कैसे आइडेंटिटी से प्रॉब्लम्स होता है, स्पेशली एडोलेसेंट एज पे। तो विथ राजयोगिक लाइफस्टाइल या राजयोगा, if you may, if you have understood, or if you make others understand that you are an energy, consciousness, attention, you are not this physical body, you are not the roles played like engineer, doctor, तो ये किसी को अनुभव हो जाता है ना, समझो उस समय से उनका प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो आपको है ना थोड़ा इसके ऊपर भी है ना, थोड़ा विचार करना है, और इसको सोचना है कैसे दूसरों का अनुभव करा सकता है इसको, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा दिन भी हम देखेंगे ना, कई सारा प्रॉब्लम का कारण क्या है, हम इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं।
मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, प्रोफेशन, ऑफिस में भी, घर में भी। इस शरीर के साथ ज्यादा अटैचमेंट, ये अटैचमेंट थियरी भी आप पढ़ेंगे आज। तो एक अटैचमेंट रोल के साथ होता है, शरीर के साथ होता है, और उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। So as a counselor, as a spiritual counselor, as you have learned this course, the first thing what you have to do is to know that you are that energy. I am not the mind. I am not the thinking mind. I am beyond the mind, the consciousness who is the creator of thoughts. And I am an energy. I am an embodiment of peace, love and happiness. ये आपको एक बार महसूस हो जाता है ना, फिर समझो आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्योंकि सारा प्रॉब्लम इस शरीर को होता है, इस विचार को होता है, मन को होता है। सच में मैं कौन हूं, उसको आज समझ लिया। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, एनर्जी हूँ, बिंदी हूँ, और उसका शांति प्रेम आनंद का सागर हूँ, और परमात्मा जैसा शक्तिशाली एनर्जी आत्मा हूँ। ये सच में आपको समझना चाहिए। लेट अस प्रैक्टिस, 1 मिनट के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ देखते सुनते हुए उस साइलेंस को अनुभव करना, ध्यान देना। सच में वो साइलेंस बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। सच में वो साइलेंस अलग नहीं है, मैं हूं वो साइलेंस। मैं साइलेंस को अनुभव नहीं करता हूं, मैं खुद साइलेंस हूं। आई एम दैट साइलेंस। And along with that peace, I feel that lightness, sweetness, detached from this physical body, detached from the thinking mind, detached from the five senses. I am that energy, pure energy. इसको साइकोलॉजी में टबुलर रासा बोलते हैं। टबुलर रासा क्या है? जैसे बच्चे जन्म होता है, साइकोलॉजी में कहते हैं उसका मन साफ है, और उस साफ स्लेट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जॉन लॉक का थियरी भी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये टबुलर रासा किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं। एक बच्चे जैसे दुनिया में आ गया, उनकी वो प्योर स्लेट जैसा आ गया, फिर वहां से शुरू करते हैं लिखना। तो जैसे राजयोगा में भी हम अपने खुद को अनुभव करते हैं, हम वो तबलर रासा बन जाता है, क्लीन स्लेट बन जाते हैं, एक बच्चे जैसा हो जाते हैं, उस परमात्मा का गुणों का अनुभव कर लेते हैं। तो ये बताइए, अभी आपको चैट बॉक्स में लिखना, जैसे आप ये शांति प्रेम आनंद का एक एनर्जी बन जाते हो, स्थिर हो जाते हैं। कोई आपका जॉब का मैं ये हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बहन हूँ, भाई हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, काउंसलर हूँ, ऐसा कुछ याद होता है क्या? यस और नो? तो समझो आपका पूरा हीलिंग हो गया, और इसी अवस्था को आप दूसरों को भी अनुभव कराना है। ठीक है, हम धीरे धीरे देखेंगे इस शरीर की बान, इस मन की अटैचमेंट, इस 5 इंद्रियों की अटैचमेंट कैसे है ना, बच्चों को बड़ों को प्रॉब्लम देता है, परेशान करता है, हम देखेंगे। So the first one, problem behavior in the normal and disturbed children and adolescents. तो ये एडोलेसेंट में आने के पहले मैं ये बताऊंगा, कल भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे कुछ भाई बहनें, कैसे हर बीमारी को प्रिवेंट कर सकता है। आप सोचेंगे कोई बच्चे जन्म हो गया, उनको कुछ बीमार है,
और कोई हम बड़े होते हुए कुछ बीमार है, लेकिन ये बीमार का भी कारण कहाँ बनता है? हम माँ के गर्भ में रहता है ना, वहां से शुरू होता है। तो इसके लिए प्री नेटल का बात करते हैं, प्री बर्थ, जन्म के पहले प्री नेटल, उस समय बच्चों को कितना ध्यान देना पड़ता है, या बच्चों के लिए माँ कितना ध्यान देना है, और माँ की वातावरण, माँ की सोच, माँ जो खाते हैं, सोते हैं, करते हैं, हर चीजों में बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसको इंग्लिश में या साइकोलॉजी में इसका टर्म कहते हैं टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या है? जब बच्चे माँ की गर्भ में रहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम उसको, प्रॉब्लम से इस बच्चे, है ना, इस प्रॉब्लम बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दिस चाइल्ड इज गोइंग टू गेट व्हाइल बीइंग इन द वूम, मदर्स वूम, उसको एक्सप्लेन करते हैं अंडर द टॉपिक टेराटोजेंस। आप कभी गूगल में देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, वही चीज जो हम बात पहले डिस्कस करते थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। माँ क्या क्या सोचते हैं, कुछ परेशान है, स्ट्रेस है, उनके घर में कुछ वातावरण ऐसा परेशान देता है, हस्बैंड कुछ दुख देता है। तो जब माँ भी परेशान होता है, माँ परेशान होना माना जैसे हम कल देखा, वो शरीर में केमिकल बन गया, जो उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए कई सारा एक्टिविटीज चलता है हमारा शरीर में। तो वो कंटिन्यूअस जैसे चलते रहेंगे, स्ट्रेस का, चिंता का, परेशान का, दुख का, एंजाइटी का, तो वो केमिकल हॉर्मोन्स माँ की खून में मिक्स होते हैं और वही खून बच्चों के पास जाते हैं। फिर वो बच्चे को कई सारा प्रॉब्लम्स उसके कारण होता है। कभी उनका ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट स्टेज है, उस बच्चे उस समय सारा, है ना, एक्टिव है, सारा अंग बनता है उसी समय। आंख बनता है, कान बनता है, हार्ट बनता है, लंग्स बनता है, पैर शुरू होता है, ग्रोथ होता है, हर डेवलपमेंट उस समय होता है। लेकिन उस समय जब माँ परेशान रहते हैं, दुख रहते हैं, तो वो केमिकल्स उधर जाकर उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। और किस किस एज में ऐसा कुछ परेशान हो गया तो बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो क्लियरली आप एक्सप्लेन किया है। तो हर बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं जन्म के बाद प्रॉब्लम्स आ गया, हम बच्चे जब गर्भ में रहते हैं उसी वहां से हमको प्रिवेंशन शुरू करना है, माँ से शुरू होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। फिर एक हो गया, मैं थॉट्स का साइकोलॉजी बताया, बायोलॉजी, माँ क्या खाते हैं। और कई फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, कई ड्रग्स लेते हैं, कुछ अल्कोहल पीते हैं, माँ भी पीते हैं। तो मैं कल बताया अल्कोहल क्या करते हैं, ब्लड में जाकर हर चीज को स्लो कर लेता है। तो वही खून बच्चे का डेवलपमेंट होता है उस समय, बच्चे के खून, बच्चे को जो खून खाते जाते हैं उसमें अल्कोहल गया तो क्या हो जाएंगे, उनको जो विटामिन जाना चाहिए, ऑक्सीजन का आना जाना होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, हर चीज में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये अल्कोहल सिंड्रोम बोल के उस बच्चों को होता है, उनकी चेहरा बदल जाता है, उनकी दिमाग में प्रॉब्लम्स आ जाता है, उनकी सारा ग्रोथ में प्रॉब्लम्स होता है, उनकी चेहरा देखकर बता सकते हैं। वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं उसको। उनके आंख बड़े बड़े हो जाता है, वो लिप्स बहुत मोटा हो जाता है। तो खान पान का भी माँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और साथ साथ जो दवा खाते हैं, कभी कई माताओं को डायबिटीज होगा, शुगर होगा, कुछ भी होगा तो दवा खा लेंगे, कभी मेंटल डिसऑर्डर्स का भी कुछ डिप्रेशन का दवा लेंगे,
नींद का गोली लेंगे। कई बार हम लोग का ये एक आदत होता है, जो दुकान में जाओ कोई भी दवा ले लो खा लो। तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमारा, हम क्या हमारे अंदर डालते हैं, क्योंकि जो भी अंदर जाता है ना उसका असर होता है। सो एक हो गया साइकोलॉजिकल, दूसरा बायोलॉजिकल हो गया, फिर सोशल भी। कैसे वातावरण होता है, सिचुएशन कैसे होता है, गर्मी ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, और आसपास लोग क्या कहते हैं। तो प्रिवेंशन क्यों 100% हो सकता है, क्योंकि हम जो हम देखते हैं कोई बीमारी ऐसा बच्चों हो गया, उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है, वो भी क्यों हुआ? क्योंकि जब वो पेट में था, माँ के गर्भ में था, उसमें कुछ केयरलेसनेस था। कई रूरल एरियाज में पता ही नहीं होता है बच्चों को क्या कैसे जन्म होने के बाद, कई बार पहले जन्म हुआ, सेकंड बर्थ होने के पहले उनको कुछ इंजेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप बदल जाता है ना। सेकंड दूसरे बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, तो वो पहले पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर वो रिएक्ट करके बहुत डेंजरस सिचुएशन आ जाते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम, जैसे रूरल में विलेजेस होता है, उन लोगों को, ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं होता है। और अच्छे से खाना है, एटलीस्ट 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस फूड खाना है। तो प्रिवेंशन कहाँ से शुरू होना चाहिए? बच्चे गर्भ में रहते हैं वहां से शुरू होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स बच्चों को क्यों होता है, ये एडीएचडी, लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये सब क्यों होता है? क्योंकि माँ उनको थोड़ा, है ना, केयरलेस रह गया, उनकी बराबर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है माँ को क्या करना है। ऐसा मैं दुख रहेंगे तो बच्चों को उसका असर होगा, मैं कुछ खाएंगे तो बच्चों का असर होगा, ये कोई बताता ही नहीं है हमको, हम पढ़ता भी नहीं है। कभी ज्यादा खाना, कभी कम खाना, या कभी ऐसा ही रहना। फिर कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, कभी बहुत ज्यादा कर लेता है, कभी कुछ नहीं कर लेता है, ओबेसिटी होता है, उसका भी असर होता है। तो इसके लिए हम पहले पहले डिस्कस करते थे ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ ये इस बच्चों को बिहेवियर में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं बात शुरू, ठीक है, कई बच्चे स्लो, थोड़ा समय लेता है बात करने में, दिक्कत नहीं है, बात कर लेंगे। कई बच्चे एडीएचडी बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन उसको भी हमको समझना है, बहुत एक्टिव रहते हैं तो वो प्रॉब्लम है, वो भी हमको डिसीजन नहीं लेना है। बच्चे के लिए एज अ काउंसलर, फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, कोई भी माँ आपके पास आया, या कोई स्कूल में आप काम करते हैं, कोई बोलते हैं इस बच्चे ऐसा है, उनको कुछ ऐसा करो वो करो, पहले आपको समझना है उस बच्चे कुछ भी करते हो, पहले हमको उसका कारण ढूंढना है। कारण माना प्रॉपर डायग्नोस करना ही पड़ेगा, और बहुत इजीली अवेलेबल है। बच्चों को डायग्नोस करना मुश्किल नहीं है। कोई भी लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होता है, कोई मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स होता है, जैसे दिल्ली में एम्स होता है, यहाँ साउथ इंडिया में एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल होता है, बैंगलोर में निमांस होता है, ऐसा कई मेन सिटीज में भी होता है, या विलेजेस में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होता है, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल्स होता है, वहाँ साइकेट्रिस्ट रहता है, साइकोलॉजिस्ट रहता है, उनके पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स माना सिर्फ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, जैसे हमने वो बायोफीडबैक इंस्ट्रूमेंट्स बताया था ना, ईईजी, ईसीजी, ऐसा कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसा बच्चों का डेवलपमेंट मेजर करने का कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होता है, और उनको देख जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है वो देख कर ही बता सकता है, क्योंकि उनकी चेहरे टच करेगा तो वो कुछ मूवमेंट्स करेंगे, पैर को टच करे तो कुछ मूवमेंट्स करेगा, और उनके हाथ टच करे तो कुछ मूवमेंट्स करेंगे, ऐसा ऐसा
वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को पता है उस अभी जन्म होकर इतना महीना हुआ, इतना साल हो गया, तो उनको क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, उनकी सोच में कितना डेवलपमेंट आना चाहिए, आंख देखने में कितना डेवलपमेंट आना चाहिए, हंसने में, इमोशंस को समझने में, चलने में। तो ये इसको कहते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इवन बड़े होने के बाद भी, एडल्ट भी हो, ओल्ड एज भी हो, ये सारा डेवलपमेंट है। जैसे जन्म हो गया, माँ की पेट में भी था, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, जन्म के बाद, फिर इन्फेंसी, बच्चे, चाइल्डहुड, थोड़ा बड़े हो गया, फिर एडोलेसेंट, फिर एडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। तो हर चीज है ना, एक एक स्टेज है, डेवलपमेंट स्टेज है। तो एक एक डेवलपमेंट होते 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 हमारा दिमाग कौन से एज में कैसे काम करेंगे, हमारी आंख कौन से एज में कैसे काम करेगा, चलना कौन सा एज में चलेंगे, कौन सा एज में बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, कौन सा एज में वो शूलेस पहनना शुरू करेंगे। कई बच्चों को शूलेस पहनना मुश्किल लगता है क्योंकि उनका वो एज आया नहीं है। उनका एक सर्टेन एज आने के बाद उनको शूलेस पहनना इजी होगा, कुछ कैलकुलेशन डालना उनका इजी होगा। तो स्कूल में भी हो, घर में भी हो, हम बच्चों को हमारे हिसाब से, कोई है ना, ये नहीं कहना है ये बच्चे ऐसा है, उनके लिए प्रॉपर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भेजना है, या कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स होता है वहां भेजना है। तो वो लोग प्रॉपरली, कोई माँ बाप आपको कहते हैं इनको कुछ प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है इस बच्चे पढ़ने में कुछ बाकी बच्चों से ये थोड़ा अलग दिखाई पड़ रहा है, सब बच्चे शांति से बैठेंगे, एक बच्चे ऐसा ही हिलते रहेंगे, दूसरों को परेशान करते रहेंगे, तो वो एक स्पेशलिस्ट के पास एक बार जाएंगे, एक दिन में देखकर बताएंगे या 2 दिन में देखकर बराबर बता देंगे उनका सब नॉर्मल है या कुछ उसमें चेंजेस है। और हम देखते हैं ये एक बच्चा कुछ परेशान करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो शांत रहते हैं, कुछ सिचुएशन में वो परेशान रहते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए उनका कुछ कैलकुलेशन है, ये कि जैसा 3-4 सिचुएशन में ये ऐसा होता है, तो वो समझते हैं ठीक है, उनका कुछ हमको एक्शन लेना पड़ता है, कभी दवा लेना पड़ता है, कभी बिहेवियर के ऊपर कुछ काम करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, समझो अभी माँ की पेट से बच्चे बहुत हेल्थी आ गया, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो एक रूल आउट हो गया। तो एक ये भी कैसे रूल आउट हो गया, आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, वो देखकर बताएंगे नहीं ये सब कुछ नॉर्मल है, तो आपके पास रिपोर्ट आ गया, देखिए हम उधर गया, वो लोग बताया उनका फिजिकली हर डेवलपमेंट सब ठीक है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट ठीक है, उनकी पैर का हाथ का डेवलपमेंट ठीक है, वो देखना सीखना सब ठीक है। फिर भी ये है ना, कुछ गुस्सा करता है, टेंशन में रहते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ कुछ ऐसा ऐसा करते हैं। फिर आपका रोल आ गया, क्योंकि पहला चीज उनका जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्लियर कर दिया आपने। तो उसको क्लियर करने के पहले हम सिर्फ, ठीक है उनका बिहेवियर का कुछ करा सकता है, उनको समझा सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हम उसको लेबल नहीं करेंगे आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये लर्निंग डिसऑर्डर है, आपको एडीएचडी है, आप ऑटिज्म चाइल्ड हैं, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नॉट ओनली बच्चे नहीं, इवन बड़ों को भी हम नहीं बोलेंगे। एज अ काउंसलर ये हमारा काम नहीं है, हम किसी को कोई बीमारी का हम नहीं बताएंगे, ये हमारा रोल नहीं है, काम नहीं है। ये आपको है ना अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट है, एक दिन जाओ वो बता देंगे, दूसरा दिन रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाएंगे, आपको समझ आ गया उनका फिजिकल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिजिकल प्रॉब्लम है तो भी वो लोग बताएंगे उनको कैसे कैसे करा सकता है। एक उनको दवा से कुछ ठीक कर सकते हैं, दूसरा दवा के साथ काउंसलर का हेल्प चाहिए। काउंसलर क्या करेंगे, उनकी व्यवहार को ठीक करने में कुछ उनसे बात कर सकते हैं,
उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं, उनका पढ़ाई में थोड़ा एक्स्ट्रा मदद दे सकते हैं, या ऐसा मदद देने वाला कोई है, कोई इंस्टीट्यूट, कई सारे इंस्टीट्यूशन है ऑटिज्म चाइल्ड के लिए, कई सारे इंस्टीट्यूशन है जो लर्निंग डिसऑर्डर्स होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है कई बच्चों को, कई बच्चों को पढ़ना एक आगे पढ़ेंगे एक पीछे पढ़ेंगे, ऐसा है ना, चेंज करके पढ़ेंगे। कई बच्चे को मैथमेटिक्स में दिक्कत होता है, पढ़ने में, समझने में। तो जो लर्निंग डिसऑर्डर्स होता है उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशंस होता है, उनका अलग पढ़ने का तरीका होता है। कई बच्चों को, कई माँ बाप को मालूम ही नहीं होता है उनका आंख में प्रॉब्लम है बोल के, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, उनको ब्लेम करते रहेंगे। प्रॉपर ऐसा टेस्ट करेंगे, समझ आता है उनका आंख में प्रॉब्लम होता है, या उनका ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, पढ़ने में दिक्कत होता है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, लर्निंग डिसऑर्डर हो, एडीएचडी हो, ऑटिज्म का भी हो, या और कोई कुछ नए नाम बताते हैं, कुछ भी हो, सबका ट्रीटमेंट है। मेंटल रिटार्डेशन हो, उसको डाउन सिंड्रोम, फ्रैगाइल सिंड्रोम, कल्चरल मेंटल फेमिलियल रिटार्डेशन वो भी कहते हैं, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो। लैंग्वेज का प्रॉब्लम, एडेप्टिविटी, मोटर मूवमेंट, मोटर डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो बच्चों को, हम एक्सपर्ट से रिपोर्ट ले लिया, फिर वो एक्सपर्ट भी बताएंगे उनको ऐसा काउंसलिंग करो, उसका अलग स्कूल में उनको एनरोल कराओ, उसको ऐसा कुछ है ना बिहेवियर थेरेपी कराओ, उसका ऐसा कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कराओ। फिर वो हिसाब से एज अ काउंसलर हम भी उनको मदद करा सकते हैं। या कोई बोलेंगे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका आप काउंसलिंग करके ही ठीक करा सकते हैं, थोड़ा अटेंशन देना है उनको। फिर ये रिपोर्ट होने से हमको काउंसलर को मालूम क्लियर होता है, अच्छा इनको हम ऐसा हैंडल करेंगे। फिर कई बच्चे को जो नॉर्मल रहता है, अभी हम ऐसा समझेंगे, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी घर में बोलते हैं ये बच्चे है ना, बहुत परेशान करते हैं घर में, स्कूल में जाते नहीं है, पढ़ते नहीं है, जो बोलते हैं उसका अगेंस्ट करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? वन ऑफ द मेन रीजन क्या होता है, घर में उनका इनसिक्योर फीलिंग रहता है, माँ बाप के बीच में कुछ झगड़ा होता है, उसके कारण जो जब माँ बाप के बीच में झगड़ा है तो कैसे कैसे असर होता है, कई तरीके से बच्चों के ऊपर असर होता है। ये क्या, बच्चे को डर रहता है, एंग्जाइटी रहता है, फिर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो माँ बाप से बात करना डरता है, बोलने में दिक्कत होता है। फिर यही सोच में स्कूल में भी जाएंगे, वही बैठ के सोचते रहेंगे, अभी घर गया तो क्या होगा, अभी माँ क्या बोलेंगे, बाप क्या बोलेंगे, यही सोचते रहेंगे तो घर में क्या वो सीखेंगे, स्कूल में क्या सीख सकते हैं वो। तो घर का वातावरण बहुत, बच्चे बच्चे का फिजिकल रूल आउट हो गया, फिजिकल प्रॉब्लम्स, देन मेंटल प्रॉब्लम्स है। मेंटल प्रॉब्लम क्यों होता है, उसका बेसिक रीजन होता है घर की वातावरण। तो बच्चों के साथ काउंसलिंग माना, पहले आप बच्चे से सारा इंफॉर्मेशन ले लेंगे, फिर उसको ठीक करने के लिए माँ बाप से हेल्प लेना पड़ेगा, माँ बाप के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। कई बार स्कूल्स में भी प्रॉब्लम्स होता है, टीचर का व्यवहार भी ऐसा होता है, तो उनके साथ भी काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है बच्चों को, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, स्कूल रिफ्यूजल, ट्रूएंसी माना कभी छोटे छोटे चीज चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, स्कूल में नहीं जाएंगे, बोलेंगे स्कूल जा रहे हैं बोल के और कहाँ भी घूम के आएंगे, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा, और मार्क्स कम लेंगे स्कूल्स में। और जैसे बच्चे थोड़ा बड़ा हो गया, उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, अप टू 19 ईयर्स ओल्ड। जब वो कॉलेज ज्वाइन होता है ना, उस समय
वो एडोलेसेंट एज में है। तो मेनली वो एडोलेसेंट एज का इम्पोर्टेंस क्या है, उस समय उनको सारा ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ उस समय ज्यादा होता है, क्योंकि वो एडल्ट होने के पहले का स्टेज है एडोलेसेंट। तो फिजिकली भी कई सारा चेंजेस होता है उनको, उसके कारण वो मन में ही कई सारा परेशान चिंता भी होते हैं उनको। उनका कई एडोलेसेंट एज में उनका क्या क्या होता है, उनका फेशियल स्ट्रक्चर उनका शीशे में देखते रहेंगे लगेंगे उनका चेहरा अच्छा नहीं है, या पिंपल्स आते हैं, या उनका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारा ग्रोइंग स्टेज है ना। तो उसके कारण उनका कई सारा डाउट्स होगा, एंजाइटी भी हो सकता है। तो ये सारा आपकी किताब में एक एक एक्सप्लेन किया है, कब कब ऐसा हो सकता है, फियर एंजाइटी क्या हो सकता है, डिप्रेशन क्या हो सकता है, फोबिया डर क्यों होता है, और एडोलेसेंट एज में उनका फिजिकल ग्रोथ कैसे होता है। तो ये एज अ काउंसलर ये समझने से आप उनको समझा सकते हैं, तो बच्चे डरेंगे नहीं, उसके ऊपर एंजाइटी नहीं रहेगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट का आप समझाएंगे उनको, लेकिन बाकी सारा कुछ प्रॉब्लम्स होता है, दुख रहना, पढ़ाई नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं करते, तो उसके लिए मेन चीज मैंने बताया पेरेंटिंग स्टाइल। माँ बाप के घर में कैसे होता है, उसमें आपको पेरेंटिंग स्टाइल भी है। कोई पेरेंट बहुत अथॉरिटेटिव, एक होता है अथॉरिटिव, दूसरा अथॉरिटेटिव। तो नाम एक जैसा है, लेकिन अथॉरिटी क्या होता है, कई माँ बाप बहुत स्ट्रांग रहते, स्ट्रांग माना स्टर्न रहते हैं, ये करना है, कुछ पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, जैसे मिलिट्री ऑफिसर रहते हैं ऐसा। उससे भी बच्चे परेशान हो जाता है। और दूसरा एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है, बच्चों को छोड़ देता है, उसको देखता भी नहीं है क्या करता है कैसे करते हैं, उनको पैसा दे देता है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाता है, कब आते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कोई पूछते नहीं है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तीसरा एक स्टाइल है पेरेंटिंग स्टाइल, वो क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं आपको ये पढ़ना है, इतना मार्क्स लेना है, आप सुबह उठना है, टाइम पर जाना है, टाइम पर आना है, डायरेक्शन भी देते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, वो जो पूछते हैं उसको समझाते भी हैं, और उनकी फीलिंग्स इमोशंस को समझकर उनको मदद करते हैं, दुखी रहे तो उनको कंसोल करते हैं। ये सारा बड़े नहीं, छोटे बचपन से ही शुरू करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो अटैचमेंट में प्रॉब्लम्स हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे भूख लग रही है उसको, वो रो रही है, एक माँ होता है जैसे वो रोना शुरू कर दिया, उनको समझ आ गया, तुरंत उसको खिलाया, तो वो शांत हो गया। तो ऐसे बच्चों को छोटे उम्र में, इन्फेंसी में भी, उनको टाइम पर खाना खिलाया। कभी वो दुख रहते हैं, कुछ चोट लग गया, रो रहे हैं, उसको हग किया, प्यार दिया, उसको कंसोल किया। तो वो बच्चे कैसे बड़े होते हैं, उनको हमेशा पता है कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है मेरी माँ आएगा, मेरी बाप आकर मेरे को समझाएंगे, ध्यान रखेंगे, टाइम पर मेरे को खाना मिल जाएगा। मेनली बच्चों को वही इम्पोर्टेंट है, और उनको सफाई करके रख देंगे, नहाएंगे। ये सारा छोटे बच्चे, उनको कोई दिमाग बड़े हुआ नहीं है। छोटे बच्चे को आप कैसे संभाला, जब वो यूरिन पास किया, उसको है ना अच्छे से, उसको उसी समय सफाई करके अच्छे से उनको रख दिया, उनको कुछ दुख नहीं दिया, तो वो बच्चे कैसे बड़े होते हैं, बहुत ट्रस्ट रखते हैं माँ बाप के साथ। जब माँ बाप के ऊपर उनका ट्रस्ट आ गया, तो जिस स्कूल में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, हर व्यक्ति के साथ उनका विश्वास रहता है, हर चीज टाइम पर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो विश्वास कहाँ शुरू हुआ, बचपन में, वो जैसे वो बच्चे था उस समय वहां से शुरू होते हैं पढ़ाई उसको। और दूसरा एक बच्चे हैं, वो भूख लग रही है, माँ अपने काम में बिजी रहती है, थोड़े रोने दो बाद में देख लेंगे, और
वो अपने काम में बिजी है, टीवी में बिजी है, या खाना बनाने में थोड़ा देरी हो गया, हमेशा लेट हो जाता है, फिर वो बच्चे रोते 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 फिर बाद में मिलता है, और कभी चोट गया तो वो उसको छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो ये अपने काम में बिजी रह गया माँ ने या बाप ने। तो वो बच्चे क्या करता है, उसका अलग तरीके से वो उनका दिमाग में बैठता है सब कुछ, मेरे को कुछ हो गया कोई देखने वाला नहीं है। फिर धीरे धीरे वो क्या है, वो अपने आप सहन करना शुरू कर लेंगे, ठीक है मेरे को कोई किसी का जरूरत नहीं, मैं ही रोऊंगा, अपने आप में चुप हो जाऊंगा, मैं खुद कुछ खेलूंगा कर लूंगा। तो उनको क्या होता है, दूसरों के ऊपर विश्वास ही नहीं रहता है। तो ये अलग तरीके का पर्सनालिटी बनता है। वो बच्चे बड़े लोग बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं, उनका बिहेवियर डिसऑर्डर स्कूल से ही शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर हम, जैसे वो इन्फेंसी स्टेज होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इन्फेंसी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ द प्राइम केयर टेकर, the prime caretaker is either the mother or the father or anyone with whom the child is going to live, the newborn, the infant is living. So how this caretaker is treating the child is very, very much important to know how this child is going to develop a personality. Whether he will have a healthy personality, whether he will have a healthy emotions, whether he will have a healthy personality, it all depends upon how this child, infant, is taken care by the prime caretaker, prime caregiver. वो कौन है प्राइम केयर गिवर? जो बच्चों को संभालते हैं, माँ हो सकता है, बाप हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकता है, या कोई नाना नानी हो सकता है, जो काम करने वाला वो भी हो सकते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट बच्चों को कैसे दिया, वो हिसाब से उनका फ्यूचर भी रहता है। और आप हम लोग पढ़ के आया, वी लर्न दैट वॉट एवर द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इट ऑल्सो अफेक्ट द फिजिकल बॉडी. So this problem behavior, fear, anxiety, depression, you have to understand how the child was brought up, what is going on at home, what is the parenting style, what was the attachment style the child has underwent. तो ये समझने से, ठीक है स्कूल में आ गया, छोटे बच्चे हैं, फिर भी टाइम है, फिर भी आप माँ बाप से समझा दिया, बता दिया, घर वाला है ना, वातावरण को ठीक कर दिया, उनको गुस्सा करना, चिंता करना, प्यार से व्यवहार करना, वातावरण चेंज हो गया तो फिर बदल जाएंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो प्रॉब्लम बिहेवियर और भी है, ईटिंग डिसऑर्डर्स, टाइम पर उनको खिलाया नहीं है, फूड हैबिट्स, कुछ भी जंक फूड, बहुत बच्चों को है ना उतना केयरलेस, इजी छोड़ दिया, कभी भी कुछ भी खिलाओ उनको, बिज़ायर फूड हैबिट्स, मल्टीपल फूड डिसलाइक्स, डिले इन सेल्फ फीडिंग, ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, ये सारा बीमारी में हो जाता है। कभी बच्चा मन में परेशान है, घर वाला परेशान करता है, या खुद दुखी रहते हैं, फिर वो फ्रेंड्स के साथ है ना, उनकी इमोशंस को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, प्यार मिलने के लिए फ्रेंड्स को ढूंढेंगे, उसमें फ्रेंड्स अच्छे मिले तो अच्छा हो गया, गलत मिल गया तो गया। So when the parenting style or the situation at home, it is, if it is not good, then they look for the same, है ना, security, secure feelings, venting of emotions, love and care, they look outside. And outside, if they have good relationship with the friends, teachers, okay, somewhat it will be better. But if they get in touch with, go into wrong hands, उनका पीयर ग्रुप ऐसा कुछ ड्रग एडिक्ट वाला हो गया, कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन सारा क्यों होता है, when children are not able to prove their ability, when they don't have good self esteem,
they are not able to develop a good self-esteem, then they get into the wrong hands, and by stealing, by cheating, by addicting to the drugs, they try to develop their self-esteem. अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए वो रॉन्ग पाथ को चूज कर लेता है, क्योंकि वो लोग है ना, उनको हाँ आप अच्छा ड्रग्स ले रहे हो, आप अच्छा ये करते हो, वो करते हो, ऐसा रॉन्ग पाथ में लेकर चले गया तो वहां चले जाएंगे। बिकॉज बच्चे को क्या सही है क्या गलत है पता नहीं है, लेकिन उनको चाहिए सेल्फ एस्टीम, उनको चाहिए रेस्पेक्ट। जो बड़ों को हम देते हैं रेस्पेक्ट, वही रेस्पेक्ट बच्चे भी चाहते हैं। तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में एरिक्सन का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, उसमें एक एक स्टेज में बच्चे क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या इच्छा होता है, वो पूरा हो गया तो वो कैसे बनता है, नॉर्मल पर्सनालिटी बन जाता है। लेकिन उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ, उनकी वो जो एनर्जी प्रॉपर यूज नहीं हुआ, फिर उनका पर्सनालिटी में डिसऑर्डर्स बनना शुरू हो जाता है। तो एक एक स्टेज में बच्चों को जो चाहिए उनको देना पड़ेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज वातावरण क्रिएट करके करना पड़ेगा, और वो नहीं मिलेंगे तो फिर आउटसाइड सिचुएशन के हिसाब से कभी कई बच्चा वो पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ जाएंगे, कई बच्चा उसको नेगेटिव में ले गया तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, कई क्राइम पर्सनालिटी बन जाता है, उसको डेलिंक्वेंट बिहेवियर कहते हैं या चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहते हैं। So the major causes for these problems could be behavioral mismanagement at home. घर का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया न्यूरोमोटर डिसफंक्शन, जो बचपन में उनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो गया तो न्यूरोमोटर डिसफंक्शन हो गया। फिर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जो बच्चे जैसे वो बड़े होते हैं उनको हाथ पैर हिलाने का कुछ चाहिए, वो साइकिल चलाना शुरू करते हैं या दौड़ना चलना, लेकिन जो बच्चों को वो उसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, माँ हमेशा उनको है ना उसकी उठा कर रखते रहते हैं, उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलते हैं बच्चों के साथ या खिलौने के साथ, तो उनका हाथ पैर हिलाना भी है ना उसमें भी कमी आ जाता है। और साथ साथ जेनेटिक है, हमारा क्रोमोसोम्स का भी है, जो माँ बाप से हमारे अंदर जो गुण आ गया क्रोमोसोम द्वारा, ये जेनेटिक होता है, माँ बाप से कौन सा गुण की जीन्स हमारे अंदर आ गया। दूसरा, उस जीन को एक्सप्रेस करने का वातावरण बना या नहीं बना। और कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आप कोई भी बच्चे को मेरे को दे दो, हम उनको किसी को भी आप बता दो, उनको हम अच्छे इंजीनियर बनाएंगे, या एक अच्छा चोर भी बना सकता है, एक अच्छा जज भी बना सकता है, क्योंकि उनको कैसे आपने बड़ा किया, उसको कैसे इंफॉर्मेशन दिया, कैसे उनका इमोशन फीलिंग्स को आपने सेटिस्फाई किया, ये सबके ऊपर डिपेंडेंट है मैं अभी कैसे हूँ, मेरा पर्सनालिटी अभी कैसा है, मेरा हेल्थ अभी कैसा है, ये सारा बचपन से शुरू होता है। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो गया, माँ के पेट में ही कुछ ऐसा चीज हो गया, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट कम हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट कम हो गया, ठीक है, हम सोचते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट मैनेज कर सकता है। जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स आप देखेंगे, जैसे हॉकिंस का ऐसा कई सारा है, वो लोग ठीक है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स था बचपन में, लेकिन उसके बाद उसको भी कैसे पॉजिटिव में परिवर्तन किया, कैसे अपॉर्चुनिटी को यूज किया। तो एज अ काउंसलर इवन फिजिकली उनको प्रॉब्लम है, जेनेटिकली प्रॉब्लम है, फिर भी उनका एग्जिस्टिंग टैलेंट्स को, स्ट्रेंथ को यूज करके उनको कैसे एक अच्छा वातावरण बना कर देना, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो स्कूल फैक्टर्स होगा, पढ़ाई में भी हमको देखना है, ड्रॉपिंग आउट, कई बच्चे घर में भी प्रॉब्लम है तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे, स्कूल को छोड़ देंगे, फिर और भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे।
physical problems होता है. Anxiety includes both fear and bodily symptoms which are part of autonomic responses. These include pain, nausea, vomiting, headache, frequent maturation, diarrhea. क्योंकि मन में भी उनको, अभी मैं स्कूल्स में देखा हूँ, कई बच्चे को है ना एग्जाम होता है, उसी दिन उनका पेट का दर्द हो जाएंगे, सिर दर्द होगा, बुखार आ जाएगा, क्योंकि वो एंग्जाइटी में आ जाता है. अच्छा एग्जाम है, मैं कैसे जाकर एग्जाम दूं, उस एंग्जाइटी में आ जाता है ना. तो जैसे हम कल देखा था, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है, फिर उनका फिजिकली प्रॉब्लम आ जाता है, उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कभी वॉमिटिंग आ जाता है. तो बचपन में बच्चों को फिजिकल जो दिखाई पड़ता है उसका कारण भी फियर होता है. फिर एज अ काउंसलर हमको देखना है ऐसा क्यों ये बच्चे एग्जाम के समय बुखार हो जाता है उनको, या वो उनका और कुछ प्रॉब्लम आ जाता है. तो वो फियर को हटाने के लिए उस सब्जेक्ट को टीक करना, इजी कराना, या उनके माँ बाप को बोलना कुछ ट्यूशन में उनको ज्वाइन करो, या घर में बैठ के उनको अलग सिखाओ. टीचर्स को बता सकते हैं, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एग्जाम को, या उनको कुछ स्पेशली क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं. और मेन चीज आप स्कूल में देखेंगे, इतना चीज याद रखना, मैं जो देखा हूँ बच्चों के साथ क्या होता है, फर्स्ट थिंग कई बच्चा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाता भी नहीं है. आप पूछेंगे क्यों खाया नहीं, लेट हो गया, देरी हो गया, आ गया. और माँ बाप को भी इतना ध्यान नहीं देता है, सुबह सुबह बच्चों को बहुत काम होता है, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो. आप मेनली एज अ काउंसलर आप कहाँ भी देखेंगे, आप पूछ सकते हैं बच्चों को, आप में कितने लोग सुबह ब्रेकफास्ट खाया नहीं है, आधा स्कूल क्लासरूम उठेंगे. और आप देखेंगे सुबह कितना काम होता है, सुबह सुबह नया माइंड फ्रेश है, नया सब्जेक्ट टीचर्स आता है, नया क्लासेस लेते हैं. तो सुबह मॉर्निंग टिल आफ्टरनून ज्यादा काम होता है, तो कितना एनर्जी होना चाहिए बच्चों के अंदर, उनका ब्रेन में कितना एनर्जी होना चाहिए, खून जाना चाहिए, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन ज्यादा चाहिए उस समय. सो वन ऑफ द मेन रीजन इन प्रैक्टिकल व्हाट वी फाउंड इज morning breakfast children they don't have, and that becomes the cause for stress, headache, eye problem, memory problem, anxiety, worries, नींद खराब. बहुत सारा प्रॉब्लम इस एक कारण से होता है, सुबह ब्रेकफास्ट खाते नहीं. बच्चों को छोड़ो, आप बड़े लोगों को भी देख लो. अभी आप चैट में लिखना, आप सभी कितने लोग डेली ब्रेकफास्ट खाते हैं. सभी खाते हैं तो यस देना, नहीं खाते हैं तो नो देना. अभी ठीक है, तो इस ग्रुप में आप देख लो कितने नो आ गया. तो ये आपको ध्यान देना है, सुबह आप ऑफिस जा रहे हैं, ज्यादा काम होता है सुबह सुबह, उस समय आप ब्रेकफास्ट ना ही खाएंगे. जो हम लोग स्ट्रेस का बात कर रहा था कल 2-3 दिन से, वो भी स्ट्रेस है. आप खाएंगे नहीं, लेकिन आप काम करेंगे. आप दिमाग को एनर्जी चाहिए, वो दिया नहीं, लेकिन आप दिमाग का काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ डाला नहीं है. गाड़ी चलाता है, पेट्रोल डाला नहीं है, लेकिन आप गाड़ी चलाने के लिए कोशिश करते हो. गाड़ी चलेंगे क्या, कितना देर चलेंगे. फिर आप क्या करते हो, उसको धक्का देकर चलाते हो. वही काम इंसान करते हैं. एटलीस्ट गाड़ी को आप पेट्रोल 10 किलोमीटर जाना है, आपने 5 किलोमीटर के लिए पेट्रोल डाला, 5 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी रुक जाते हैं. आप चला सकते हैं क्या 10 किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर पेट्रोल डाल के 10 किलोमीटर कोई चलाते हैं गाड़ी, चला कर दिखाइए. लेकिन इंसान क्या करते हैं, उनको सुबह इतना काम होता है लेकिन खाते नहीं है.
लेकिन आप चाहेंगे गाड़ी रुकता नहीं है, शरीर रुकेंगे नहीं, गाड़ी रुक जाता है, हमको समझ आ जाता है कि पेट्रोल डालना है, लेकिन आपका शरीर रुकेंगे नहीं, रुकेंगे चाहेंगे तो भी आप उसको छोड़ेगा नहीं, आप उसको ऊपर ऊपर काम देंगे, उसको और दिमाग को काम देंगे, तो उसको स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस कहते हैं। कई लोगों को सिर का दर्द और कई सारा फिजिकल प्रॉब्लम्स, आप आर्टिफिशियली स्ट्रेस बना दिया शरीर को, क्योंकि आपने खाना नहीं डाला लेकिन काम कर रहे हैं, फिर क्या होगा, जो इमरजेंसी के लिए आपका शरीर में स्टोर करके रखा वो सारा यूज हो जाएंगे। तो artificially you create stress in your body by not taking enough food, enough breakfast in the morning. तो आज से ये गलत आप भी नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से खाकर आप है ना, लंच से है ना ब्रेकफास्ट आपको ज्यादा खाना है, क्योंकि सुबह आप ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि रात को आप खाकर 8-10 घंटा खाया ही नहीं, फास्टिंग कर दिया, इसके लिए फास्ट को तोड़ते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। लेकिन रात को भी खाया नहीं, क्योंकि सोते समय कोई खाते नहीं है, फिर ऐसे ही आप ऑफिस जाकर बहुत इंपॉर्टेंट काम सुबह करते हो, तो समझो आप कितना स्ट्रेस में डाल देते हो शरीर को। यही काम बच्चे भी करते हैं, छोटे बच्चे भी है ना, सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में भी वही होता है, 10 स्टैंडर्ड में भी वही होता है, कॉलेज में भी यही होता है, और बच्चों को कई सारा बीमारी इसके कारण होता है। तो कुछ थियरीज मैं इधर लिखा हूँ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक मैंने बोला टेराटोजेंस, जैसे माँ की गर्भ में होता है उस समय क्या क्या होता है। फिर जीन पेजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। हम छोटे बच्चे 5th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो सारा काम करेंगे, उनका अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाल दिया, हम चाहते हैं वो भी पास करेंगे ये भी पास करेंगे, उनको उतना स्ट्रेस में ले आ जाते हैं। लेकिन बच्चे 19 इयर्स तक उनका ब्रेन पूरा डेवलप हुआ ही नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं वो अडल्ट जो काम करे वो बच्चे बैठ के करना है। ऐसे ही कई है ना माँ बाप आते हैं, बच्चों को उतना स्ट्रेस में डाल देते हो। तो जीन पेजेस का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताते हैं, बच्चे का पूरा ब्रेन डेवलपमेंट होता है 19 इयर्स में, उसके उस समय भी नहीं होता है, जब अडल्ट बनता है ना उस समय पूरा होता है। लेकिन मैक्सिमम काम वो 19 इयर्स तक कर सकता है, लेकिन 19 में भी उनका सोच समझकर डिसीजन लेना आता नहीं है बच्चों को। तो इसके कारण हम कई बार बच्चों का है ना, बच्चे हम जो बोलते हैं बच्चे उसको मानेगा नहीं, फिर झगड़ा हो जाता है। तो बड़े लोग को समझना चाहिए, वो बच्चे कॉलेज में भी एडोलेसेंट क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, वो डिसीजन लेना उनको मुश्किल होता है। फिर उनकी कॉलबर्ग्स का मॉरल डेवलपमेंट देखेंगे, वो भी पेजेस का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ही है, मॉरल डेवलपमेंट। इसके लिए अभी 18 उम्र तक जो भी क्राइम होता है उसको जुवेनाइल के अंडर लेकर आ गया, उसको क्रिमिनल में नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि अभी लोग समझ लिया वो पूरा उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है 18 के बाद। फिर भी हीनस क्राइम है तो उसके लिए नॉर्मल जेल होता है, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए वो बच्चों को छोड़ देता है, या उनका रिहेबिलिटेशन का ऐसा गवर्नमेंट का भी होम्स होता है, ऑब्जर्वेशन होम्स होता है, स्पेशल होम्स होता है। ऐसे होम में बच्चों को, ऐसे वालों बच्चों को अलग है ना पढ़ाते हैं, उनको अच्छी चीज सिखाते हैं। फिर एल्काइंस थियरी ऐसा कहते हैं, जो एडोलेसेंट एज में क्या होते हैं, अपने एक दुनिया होता है, वो हमेशा सोचते हैं सारे लोग मेरे को ही देखता है, तो इसके लिए वो अपने ऊपर है ना ज्यादा कॉन्शियस होता है। जो मैंने शुरू में बताया सोल कॉन्शियस क्या है, उनको सिखाना है, क्योंकि इस एज में वो अपने शरीर को है ना बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा लगता है सारे दुनिया मेरे को ही देखता है, तो उसके लिए स्टाइल करेगा, ये करेंगे। तो आप देखा होगा बाहर बच्चे क्या करते हैं, वो सारा क्यों करते हैं, वो उस उम्र में ऐसा ही होता है, सारे दुनिया मेरे को ही देखते रहता है, ऐसा उनको है ना इमेजिनरी ऑडियंस होता है।
और पर्सनल फेबल क्या होता है? खुद को ऐसा समझते हैं मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, दुनिया मरेंगे, मैं मरूंगा नहीं। ये टेंडेंसी के कारण क्या होता है, बच्चे रिस्क लेता है। गाड़ी चलाएं तो फास्ट चलाएंगे, कुछ उतना रिस्की एक्टिविटीज करेंगे। और ये एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसके कारण होता है। हमारा इंडिया में बहुत कम है, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होता है। क्यों होता है? अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो सोचेंगे हमको कुछ होने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम माँ बाप के साथ भी होता है। माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ऐसा मत करो, और नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी एज के हिसाब से वो नहीं मानेंगे। तो हमको ये समझना चाहिए, समझकर उस बच्चों के साथ व्यवहार करना है, उनकी इमोशनली सेटिस्फाई करके, प्यार से, अच्छे से। ठीक है, आप जोर से भी बोल सकते हैं, लेकिन आप गुस्सा भी करेंगे ना, आपके अंदर ये ध्यान होना चाहिए उनको, उनका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ है, उनकी एज के हिसाब से वो कर रहे हैं, वो जानते हुए गलत नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो आप डांटेंगे, अभी आप ध्यान से डांटेंगे, ऐसे उतना नहीं डांटेंगे वो बच्चे जाकर है ना कुछ गलत करे। तो एज अ काउंसलर माँ बाप को ये सब कुछ चीज समझाना है। और आप एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, आप गूगल में भी देख सकते हैं। उसमें हर एक एज में अप टू 2 years, अप टू 4 year, 6 year, 10 year, एक एक एज में उनका डेवलपमेंट क्या क्या होता है, उनकी मन में क्या विचार चाहिए, उनका चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, वो पूरा हो गया तो कैसे बनता है उनका पर्सनालिटी, पूरा नहीं हो गया तो क्या होता है। और आप है ना वो देखेंगे, आपको लगेगा हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं ना इस एज में ये व्यक्ति ये करने वाला है, सच में वो साइकोलॉजी में पूरा लिखा है, कौन से एज में कौन सा इंसान क्या करेंगे, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। और जेम्स मार्सिया का थियरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट, ये क्या है? आपने आपके जीवन का भी आप देख सकते हैं। बचपन में क्या होता है, उस 19 years 20 years में मैं कौन हूं, इसका क्वेश्चन हम ढूंढते रहते हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं ये हूं वो हूं। और कई बच्चे को इसके लिए अभी स्कूल्स कॉलेजेस में करियर काउंसलिंग रखा है। हम उनका कुछ असेसमेंट करके उनका इंटरेस्ट क्या है वो ढूंढ के उनको समझाएंगे, देखो बच्चे आपको ये इंटरेस्ट में है, आप तो ये जॉब ले सकते हैं, आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं माँ बाप, मैंने डॉक्टर नहीं बनाया तो मेरे बच्चों को मैं डॉक्टर बना दूंगा, फिर उनको बोल बोल कर डॉक्टर बना दिया। तो मार्सिया क्या बताते हैं, जो बच्चे डिसीजन नहीं लिया मैं इंजीनियर बन सकता हूं, मेरे को उसका एप्टीट्यूड है, या डॉक्टर का एप्टीट्यूड है, साइकोलॉजिस्ट का एप्टीट्यूड है, आर्टिस्ट का एप्टीट्यूड है, लॉयर का एप्टीट्यूड है, वो बच्चे ढूंढते रहते हैं मेरे मैं कौन हूं। तो एज अ काउंसलर आप उस उनको मदद कर सकते हैं उनको आइडेंटिटी ढूंढने में, तो उनका लाइफ इजी हो जाएगा। लेकिन कई फैमिली में ये सब साइंटिस्ट अभी बताते हैं, पहले बताया नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो माँ ने बोला डॉक्टर बनो, तो वो बच्चे कुछ बोल के कुछ फायदा नहीं, ठीक है माँ ने बोल दिया डॉक्टर बना दिया। फिर जैसे वो बड़े होगा, वो जीवन चलते जाएंगे, फिर उनका इंटरेस्ट है ना, जिसका उनका जीन्स है, इंटरेस्ट है, उसका वो खींचते जाएगा, वो सोचते जाएंगे मैं कौन हूँ कौन हूँ। फिर वो डॉक्टर बनने के बाद भी साइकियाट्रिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि अभी वो उनका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। ठीक है, माँ बाप बन गया, डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस पढ़ लिया, लेकिन उसका स्पेशलिटी वो सोच सोच कर उनका समझ आ जाएगा, अच्छा मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा साइकियाट्रिस्ट बन जाऊं। तो कई बच्चे ठीक है आपने इंजीनियर बना दिया, लेकिन उनका इंटरेस्ट है लॉयर बनने का, वो 40 के बाद वो चेंज कर लेंगे।
क्योंकि अभी आप उनको कंट्रोल में नहीं है, माँ बाप का कंट्रोल में नहीं है, वो अपने कंट्रोल में रहते हैं। तो बाद में वो उनकी आइडेंटिटी बाद में वो सेलेक्ट फाइनल करते हैं। तो एज अ काउंसलर आप पहले ही उनको समझाओ, माँ बाप को समझा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट ऐसे ऐसे, तो पहले ही वो जॉब में प्रोफेशन में चले गया तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। नहीं तो आगे चलकर फिर चेंज करेंगे, वो करेंगे, रिलेटेड है तो अच्छा है, नॉट रिलेटेड है तो फिर उनका नया शुरू करना पड़ेगा बाद में। तो ये मासियास का थियरी है। फिर बंडूरा क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग थियरी। वो क्या कहते हैं, हम कैसे सीखते हैं, उनका एक एक्सपेरिमेंट है। एक डॉल है, डॉल को they made the children to watch a TV scene where an adult is eating the toy doll. एक डॉल को एक बड़े व्यक्ति उसको मारते हैं, और मारा, एक सीन ऐसा है, कुछ बच्चों को ऐसा चीज दिखाया, whoever has eat the doll they got punished, जो मारा उसको पनिशमेंट मिला, वो बच्चों को दिखाया। और दूसरा एक सीन में क्या है, जो मारा उनको नो पनिशमेंट। तो इस दोनों सीन में जो बच्चे देखा, those who got punishment, ऐसा सीन देखा, so those children, they didn't hit this doll because they know when they hit the doll they will get punishment, so they didn't harm the doll. But the other group of children, what they did, they found this adult is not punished, he was just hitting the doll, then they also started hitting the doll. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, उनको ये पता नहीं क्या सही है गलत है। तो उनको आपने समझाया या दिखाया, गलत करे तो आपको उसका पनिशमेंट मिलेंगे, तो वो गलत नहीं करेंगे। लेकिन गलत देखा, where children living in the poverty या children living in a situation environment, they are able to see the people commit crimes and they go unpunished, and it is a regular habit for them. They go to the jail, they come back to their home again and again, and they also started committing crimes. Social learning, by observing they learn. That's why it is very important, what parents do, children observe. Children learn by observing. So we parents, adults, have to be very careful what we speak in front of the children, what we do in front of the children, because they are going to do what they see. Marshmallow experiment क्या बताता है? In marshmallow, they said they gave marshmallow is a sweet. They told the children, I am going to give one sweet. मैं आपको एक sweet दूंगा, लेकिन आप इसको अभी खाएंगे नहीं, 15 मिनट वेट करके खाएंगे, आपको दूसरा एक स्वीट दे दूंगा. If you wait for 15 minutes, I am going to give you another sweet. And they found some children waited for 15 minutes and took another sweet, but some children did not wait for another sweet. Immediately they consumed, they had that sweet. But they did a longitudinal study. After 10 years, 20 years, 30 years, they saw the personality development of these children. And whoever had self-control, जो भी बच्चे self-control होकर वेट किया उस स्वीट के लिए, उनका लाइफ आगे बहुत अच्छा था, वो अच्छा काम में था, अच्छा उनका वेल्थ था, they were happy. But those children who did not wait, who did not have self-control, they were not settled in their family. Their life is not that happy. So what this experiment says, we have to teach self-control to the children. And some techniques they say, you help the children focus on something else. They don't have to be, आप खाना बना दिया, घर में अच्छे स्वीट बनाया, उनको बोला अभी खाओ, लेकिन खाने के समय आप बताओ नहीं थोड़ा वेट करो, हम है ना
कुछ आप पढ़ के आ जाओ, या कुछ बार हम जाकर आएंगे फिर हम खाएंगे. So you make habit, develop some habit with the children that they are able to postpone their desire, postpone their something which they want to do immediately. So by making them postpone their desire for some time, you teach them self-control. So in that way, they can, in future also, when they want to make a decision, they can plan, wait, properly understand, then take a decision, so that they can have a happy life. And Bronfenbrenner's ecological system, they also teach what all things affect you. हमारा 5 इंद्रियों से जो भी चीज अंदर हो रहा है, एक एक एज में, हमारा स्कूल में, हमारा पार्क में, हमारा मीडियाज में, हम जो टीवी में देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, वर्ल्ड में क्या होता है, हर चीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट द चाइल्ड, अफेक्ट द पर्सन, अफेक्ट द इंडिविजुअल. So that is explained in Bronfenbrenner's ecological system. Parental styles of Diana Baumrind में पहले ही बता दिया. Attachment theory of Bowlby बता दिया मैंने आपको पहले ही. So ये सारा चीज एक एक थियरीज है साइकोलॉजी में. बच्चे हम कैसे बड़े होते हैं उसको समझकर वो हिसाब से आप अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं. तो जैसे तो मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा आपको, एक सिंपल टेक्निक. कोई भी आपके पास काउंसलिंग आ गया, छोटे हो बड़े हो, आप क्या करना है, आपका यू हैव इट इन योर प्रैक्टिकल बुक, प्री इंडक्शन, इंडक्शन. सो यू हैव कलेक्टेड ऑल द हिस्ट्री, physical illness, mental problem, complete life history. So you got full information. Then what you do, you teach some relaxation, something, and tell them you come tomorrow or next week. So when they come next week, you have 1 week time. What you have to do, go to the Google, study what is the disease. आप गूगल देकर उनकी डिजीज क्या है, फिजिकल इलनेस क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, सारा पढ़ लो, समझ लो, फिर उसको कैसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं. कई सारा यू विल फाइंड लॉट ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स इन द वेबसाइट, द लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स. यू फाइंड हाउ टू ट्रीट दिस पर्सन, what type of counseling I can give, what type of physical behavior changes I can explain them. And I can tell you, मैं आपको 2 वेबसाइट बताऊंगा जिससे आपको कई सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे. एक CDC, एक अमेरिकन वेबसाइट है CDC बोल के, वो डिजीज कंट्रोल है, DC, ओके, कम्युनिटी डिजीज कंट्रोल ऐसा कुछ है. So this website has got so much information, like डिजीज का नाम लिखेंगे आपको मालूम होगा ऐसा कौन सा डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट क्या देना है, कैसे होना है. ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का वेबसाइट है, उसमें भी हर बीमारी का आपको है ना इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे. ये बीमारी कहाँ क्यों होता है, कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, साइकोलॉजिकली क्या करना है, फिजिकली क्या करना है, मेंटली क्या करना है, स्पिरिचुअली क्या करना है, सब इंफॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाएंगे. लेकिन गूगल में यू हैव टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट. ऐसे इधर उधर से कलेक्शन करना नहीं है. एक होता है एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से पढ़ सकता है. इसके लिए मैं पूछा आप में कितने लोग रिसर्च करने वाला है, so that you will get an understanding of these research articles. कोई भी प्रॉब्लम्स को करंट सिचुएशन क्या है उसका रिसर्च आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगा. ऐसा ही ये CDC WHO वेबसाइट से आपको कई सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे. तो जैसे आप एक दिन काउंसलिंग के लिए कोई आया, आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर दिया, कुछ सिखाया, उनको चले गया, फिर नेक्स्ट विजिट में यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल द इंफॉर्मेशन. आपको पूरा पढ़कर समझना है, उनको रिलैक्स करके हिप्नोथेरेपी में क्या सजेशन देना है, कैसे सजेशन दे सकता है, कैसे ट्रीटमेंट दे सकता है, कैसे विजुअलाइजेशन करा सकता है, कैसे उनको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस बता सकता है, या कुछ नहीं है हम कौन सा हॉस्पिटल में उनको रेफर कर सकता है, कौन सा साइकियाट्रिस्ट के पास भेज सकता है, कौन से डायबिटिक एक्सपर्ट के पास भेज सकता है. ये सारा इंफॉर्मेशन आप पहले ही तैयार करके फिर उनको दोबारा मिलना है. ठीक है.
फिर ये साइकोलॉजी ऑफ डिप्रेशन मैंने एक बनाया था, एक कॉन्फ्रेंस के लिए बनाया, आई विल सेंड यू द लिंक। सो अडल्ट का क्या है, अडल्ट में भी यही प्रॉब्लम्स होता है, हम पिछले दिन से वही डिस्कस कर रहा हूँ। एडल्ट्स के लिए क्या मेन चीज है, रेगुलर टाइम पर खाना है, इसके लिए मैं ब्रेकफास्ट का बताया, रेगुलर मील्स चाहिए, तो फ्रूट्स लेना बहुत जरूरी है, वेजिटेबल्स लेना बहुत जरूरी है। फ्रूट्स खाने के बीच में, बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, लोकल फ्रूट्स, अवेलेबल फ्रूट्स खाओ आप, बिकॉज इट रिमूव्स ऑल द टॉक्सिन्स। स्नैकिंग ज्यादा तेल वाला, जो हम है ना, नमकीन बहुत खाते हैं हम लोग, कई आदत होता है ना नमकीन खाना, देखने में उसमें कुछ नहीं है, नमकीन है, टेस्टी है, लेकिन नमकीन कैसे बनाता है, तेल में बनाता है। और नमकीन देखने में ड्राई है, लेकिन उसके अंदर पूरा तेल ही तेल है। तो हम कितना वो तेल को खाएंगे, कहाँ जाएंगे तेल, पेट में जमा होगा, हिप्स में जमा होगा, तो वो भी ध्यान रखना है। कई बार आयुर्वेद में बताता है, आपका बॉडी का है ना, वो वात पित्त कफ का अलग अलग बॉडी टाइप है, हमको ये भी समझना है कौन सा बॉडी के लिए हमको क्या खाना है। कुछ लोगों को कुछ खाने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। और अच्छे से सोना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ओबिसिटी, सारे बीमार का ये प्रॉब्लम है, बोलते हैं हमारा पेट का है ना वो ओबिसिटी, एक इंच तक बड़ा हो गया, समझो आप बीमारी को है ना आह्वान कर रहे हैं। इफ योर स्टमक becomes big, 1 inch big, then it means you are inviting all types of diseases. तो हमको है ना पेट में ध्यान रखना, माना हम ज्यादा है ना ओबीज नहीं होना है, स्नैक तेल वाला चीज ज्यादा नहीं खाना है, मीठा चीज ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा लिमिट होकर ध्यान से खाओ, ध्यान से कितना चाहिए उतना ही खाना, थोड़ा सा। तो ओबिसिटी से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और चिंता करने से भी है ना आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल अपने आप बनते हैं। हम सोचते हैं ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो एक थियरी, वो भी सही है, लेकिन ये भी आपको समझना है, जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेंगे। और कौन सा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बोलते हैं उसको, लो डेंसिटी वाला, वो है ना मिक्स नहीं होता है, फ्लोटिंग होता है। एचडीएल, वो कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा अच्छा है, और उसमें भी दो वैरायटी है, एचडीएल एलडीएल। वो एलडीएल वाला जो चिंता परेशान में रहता है ना, उनके अंदर एलडीएल ज्यादा बनता है, फिर चिंता करने से भी आप मोटा हो जाएगा। फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ एक्टिव, कितना खाते उतना काम करते नहीं है, एक जगह में ही बैठते रहते हैं, या हमारा काम ऐसा टेबल के ऊपर ही होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी से भी हमको, रिटायरमेंट होने के पहले भी प्लान कर लो, मैं रिटायर होने के बाद क्या करूं, मैं कौन सा एक्टिविटी में बिजी रहूं, तो ऐसा प्लान करके बिजी रहना है। नहीं तो कई बार रिसर्च क्या बताता है, जो रिटायर्ड हो गया माना उनको सारा बीमारी आ गया, रिसर्च बताता है। तो रिटायर्ड होने के पहले ही सोच लो मेरे को कौन सा एक्टिविटी में बिजी रहना है, ठीक है। फिर disease and disorders, there are number of antibiotics, better standards of living, dental health भी ठीक रखना है, health and fitness ध्यान देना है। और ज्यादा उम्र है तो भी कितना आप बिजी रहेंगे उतना अच्छा है, फिजिकली मेंटली आप कितना बिजी रहेंगे, कितना दिमाग को काम में लगाएंगे, आपको मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे आप, है ना, फिजिकली फिट रहेंगे। तो यही है वो उम्र, ओल्ड एज पीपल क्या क्या अचीवमेंट किया, ऐसा भी एक लिस्ट दिया है आपकी किताब में। ओके, तो यही है आज का लेसन, ये कुछ किताब का है। स्टॉप शेयरिंग। सो नाउ यू कैन आस्क मी इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर।
आज कुछ क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, विकास भाई भी नहीं है इधर। ओके, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करना है क्या? मोर स्पॉटलाइट पे मैसेज में भी डाल सकते हैं। Okay, so if there is no questions, shall we stop now? आप चैट में लिख सकते हैं कोई कुछ हाँ या ना। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो गुड नाइट लिख सकते हैं। ओके, हम 5 मिनट है ना, 2 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ देखते सुनते हुए। ओके, यू कैन म्यूट ऑल, आस्क ऑल टू अनम्यूट। I think now you can unmute. Okay. So आज का क्लास आपको कुछ समझ आया? हेलो हेलो, हेलो बताइए। आपका क्लास बहुत अच्छा लगा और मैं पहले से शुरू से ये बच्चों के नजदीक ज्यादा जाती हूँ और बात करती हूँ काउंसलिंग के बारे में। हालांकि मेरा काउंसलिंग नहीं हुआ था, तभी मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, कॉलेज से, स्कूलों से बच्चे से, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप तो सब जो बात बता रहे थे ना, ये एक्चुअल में उनको उनको तो करती हूँ 1-1.5 साल से, तो उनका जो ये होता है ना, तो बहुत अच्छा फील करते हैं। वो तो बहुत बोलते हैं कि आओ काउंसलिंग करो, ये करो, वो करो। तो अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन की वजह से और अच्छा सा डीपनेस उसमें मुझे मालूम हो रहा है, तो बहुत हैप्पीनेस फील कर रही हूँ। ठीक है। यस, हार्मोनल चेंजेस भी अफेक्ट करता है, तो वो भी हमको समझना है। ठीक है, वो क्वेश्चन था। ओके, तो अभी हमें 2 मिनट के लिए सब कुछ देखते सुनते हुए उस साइलेंस को अनुभव करना है, और साइलेंस के साथ हल्कापन, इजीनेस, लाइटनेस। और इसी इजीनेस, लाइटनेस को जितना हो सके हम साथ रखना है, कभी भी सारा कर्म करते हुए शांति, प्रेम, आनंद, खुशी के साथ रहना है। ओके, थैंक यू। ओम शांति, गुड नाइट।